Let's see the next topic, that is Indian entrepreneurs abroad. कैसे इंडिया के बहुत सारे लोग जो है बड़ लेवल पे जो है अपना काम करते हैं. नाउ लिसन. ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल. आपको पता है कि किसी भी काम करने के लिए जो है कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और लार्ज प्लांटेशन हो चाहे वो कोई भी वर्क, उसमें पैसा चाहिए. इसमें लार्ज प्लांटेशन को जो है बैंक बोरो कर देता है या मार्केट बोरो कर देता है, लेकिन व्हाट अबाउट द हम्बल पेजेंट, जो छोटे किसान हैं, उनको कहाँ से पैसा आता है? तो इंटर द इंडियन बैंकर्स. चलो देखते हैं हाउ द इंडियन बैंकर्स हेल्प देम. शिकारेपुरी श्रॉफ और नटुकोटाई चेट्टियार्स. These were the popular group of bankers. They were among the many group of bankers traders who finance export to agriculture in Central and Southeast Asia. ये उनका ग्रुप था जो सेंट्रल या साउथ ईस्ट एशिया में एग्रीकल्चर को उनको जो है फाइनेंस किया करते थे. यूजिंग, इनके पास या तो खुद अपने फंड हुआ करते थे या फिर ये यूरोपियन बैंक से जो है कर्ज ले सकते थे. इनका एक ऐसा सोफिकेटेड सिस्टम होता था जिसमें पैसे को जो है बहुत आराम से लार्ज डिस्टेंस तक जो है भेजा जा सकता था, और इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन. इनका एक हिसाब से खुद का अपना जो है कॉर्पोरेट सिस्टम जो है डेवलप हो चुका था. इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स ऑल्सो फॉलो यूरोपियन कोलोनाइजेशन इनटू अफ्रीका. जैसे इंडिया के बहुत सारे जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर था, उन लोगों ने भी जो है यूरोपियन की तरह जो है अफ्रीका में एंट्री की. हैदराबादी सिंधी ट्रेडर, ये हाउएवर वेंचर बियॉन्ड, ये जो है यूरोपियन कॉलोनीज से भी आगे निकल गए. कैसे? फ्रॉम द 1816 इन लोगों ने जो है अपना एक टूरिस्ट इम्पोरिया स्टार्ट कर दिया. बीजी पोर्ट्स ऑन वर्ल्ड वाइड, जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े सी पोर्ट्स थे वहाँ पे इन लोगों ने अपना इम्पोरिया लगा दिया. उस इम्पोरिया में ये लोग क्या करते थे कि जो लोकल प्रोडक्ट वहाँ का हुआ करता था उसको बेचा करते थे. इम्पोर्ट क्यूरियस, और इसमें इनको बेनिफिट इस बात का हुआ कि जो कंफर्टेबल जो रूट डेवलप हो गया था उसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो है वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में घूमना शुरू कर चुके थे, और वो लोग जो है इस एम्पोरिया से जो है अपने पसंद की लोकल चीज़ें खरीद सकते थे. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन ट्रेड, कोलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम. हम देखेंगे कि इंडिया का इस पूरे ग्लोबल सिस्टम में कोलोनिज्म के समय में क्या रोल था. तो हम लोग को पता है कि शुरू से हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप था, और इस वजह से जो है हमारा पार्ट बहुत ज़्यादा था. लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अपने इंडस्ट्रीज़ डेवलप किए, उसका असर हमारे जो है कॉटन इंडस्ट्री पे पड़ने लगा. टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हाई लगा दिए ब्रिटेन ने हमारे कॉटन इंडस्ट्री पे, और धीरे धीरे जो है इंडियन कॉटन इंडस्ट्री डिक्लाइन करने लगा. अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ऑल्सो बिगेन टू सीक ओवरसी मार्केट फॉर देम. और अर्ली 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है या ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स वो अपने कंट्री के अलावा और कंट्रीज में भी जो है अपने सामान को बेचने के लिए बाहर आ चुकी थी, और एक्सक्लूडेड मार्केट वाइड टैरिफ बैरियर्स. एक्चुअली इतना ज़्यादा जो है टैरिफ लगा दिया गया था इंडियन टेक्सटाइल की पे कि इस स्टिफ कंपटीशन की वजह से हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से बाहर हो चुके थे. इफ़ वी लुक एट द फिगर ऑफ एक्सपोर्ट, अगर हम देखेंगे अपना एक्सपोर्ट हमारा कैसे डिक्लाइन किया तो हम बहुत आसानी से इसको समझ सकेंगे. सबसे पहले हमारा वर्ल्ड टेक्सटाइल में हमारा जो परसेंटेज था वो 30% था. 1800 में से 1800 के लगभग 30% था, और 1815 में 15 साल में हमारा ये रिड्यूस होकर के 15% में आ गया, और 70s आते आते हमारा जो प्रोपोर्शन था वो सिर्फ 3% पे रह गया. मतलब सबसे पहले हमारा 30% था, फिर 15% हुआ, फिर घट करके 3% हो गया. तो अगर मान लीजिए कि हम लोग का इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्रॉप कर रहा था तो हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे. तो एक्चुअली क्या हुआ कि
फिगर कन्वर्ट हो गया। पहले हम लोग बना हुआ कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे, अब हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे। 1812 से 1871 के बीच में हमारा रॉ कॉटन एक्सपोर्ट जो है 5% से बढ़ करके 35% हो गया। मतलब हम लोग जो है फिनिश गुड से बाहर हो करके रॉ जो है वो ट्रांसपोर्ट करने लगे। इंडिगो जो कि कपड़े को डाई करने में काम आता था, उसमें हम आगे हो गए। इसके अलावा कुछ समय तक जो है चाइना को ओपियम ट्रेड करने में भी, ओपियम भेजने में भी जो है इंडिया को मोनोपोली हासिल हो गया था। एक्चुअली 1820 के आसपास जो है इंडिया एकमात्र ऐसा एक्सपोर्टर था, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, जो चाइना को जो है ओपियम एक्सपोर्ट करता था। ब्रिटिश जो है इंडिया में ओपियम को ग्रो करवाते थे, उसको चाइना एक्सपोर्ट करते थे, और उससे जो उनको पैसा मिलता था उसको जो है वहाँ पे टी और जो अदर प्रोडक्ट्स था उसको खरीदने में खर्च किया जाता था। नाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट। एक्चुअली 19th सेंचुरी ख़त्म होते होते इंडिया का मार्केट पूरा ब्रिटिश गुड्स से भर चुका था। फूड, ग्रेन्स, रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट किए जाते थे, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज। एक्चुअली उधर से सारा फिनिश्ड गुड आता था और यहाँ से सारा रॉ मटेरियल जाता था। जो वैल्यू था ब्रिटिश एक्सपोर्ट का इंडिया को, वो कहीं ज़्यादा हायर था द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मीन्स हम लोग जो सामान भेजते थे उसका वैल्यू काफ़ी कम था, और वहाँ से जो हमारे यहाँ सामान आता था उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा था। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया। मीन्स अगर हम लोग ब्रिटेन को जो है, अगर हम लोग ब्रिटेन को 10 रुपीज़ का भेज रहे हैं, ओके, तो वो हम लोग को उससे कहीं ज़्यादा 100 का भेज रहा है, मतलब 90 रुपीज़ बेनिफिटेड। ओके, नाउ लिसन। तो इस ट्रेड से जो उनको बेनिफिट होता था उसका वो क्या करते थे, तो इसका यूज़ जो है वो तीसरे कंट्री के साथ ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए किया जाता था। जैसे चाइना से बहुत ज़्यादा सामान जो है ब्रिटेन लेता था, लेकिन उसको कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, तो इंडिया से जो पैसा मिलता था उसका इस्तेमाल जो है चाइना से जो है वो सामान खरीदने के लिए किया जाता था। दिस इज हाउ ए मल्टीलैटरल सेटलमेंट, इस तरह से ब्रिटेन को वर्ल्ड लेवल पर मल्टी सेटलमेंट करने में जो है इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डिफिसिट, इंडिया प्लेड ए क्रूशियल रोल इन लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। इसके अलावा जो ट्रेड सरप्लस था उसका ही इस्तेमाल बहुत सारे इंडिया में होम चार्जेज को देने में, जैसे कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो है वो घर के खर्चे, ट्रेडर्स के खर्चे, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियन इंटरनल डेब्ट्स और पेंशन, और ब्रिटिश ऑफिशियल के जितने खर्चे थे सारे जो है इसी ट्रेड सरप्लस से किए जाते थे। लेट्स सी व्हाट इज दिस। दिस इज द ट्रेड लिंक, ट्रेड रूट्स बिफोर 17th सेंचुरी। इसमें आप देखेंगे कि ये जितना बड़ा आपको ये राउंड दिख रहा है ये उतना ही बड़ा ट्रेड सेंटर है, और जितना इसका साइज छोटा है वो उसका वैल्यू उतना ही कम है। यू सी सूरत हैड अ ग्रेट वैल्यू एट दैट टाइम। सो हमने इस टॉपिक में ये देखा कि हाउ द इंडिया प्ले ए क्रूशियल रोल in balancing the British trade to the world.